So hi everyone, today we will do kinematics and this is the first lecture of this chapter. So देखो, सबसे पहले मैकेनिक्स के अंदर हम दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स. देखो, काइनेमैटिक्स के अंदर बेसिकली हम सिर्फ इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं एंड डायनामिक्स के अंदर कॉज प्लस इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं. देन काइनेमैटिक्स के अंदर आप कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और वी कैन से मोशन इन 1D, रिलेटिव मोशन इन 1D, मोशन इन 2D प्लेन एंड रिलेटिव मोशन इन 2D. ये सब कुछ हम पढ़ेंगे. तो देखो, आज की वीडियो में हम काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं एंड काइनेमैटिक्स को जानने के लिए आपको मेन 8 पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज़ पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, वेलोसिटी. एंड वेलोसिटी भी आपकी 2 टाइप्स की होगी, दैट इज़ एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ठीक है. एंड सिक्स्थ, स्पीड, इसे भी हम एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में लिखेंगे. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज़ एक्सेलरेशन. तो देखो, सबसे पहले हम टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज़ पोजीशन. सो पोजीशन में किसी भी पॉइंट की हमें पोजीशन को बताने के लिए एक कार्टेशियन प्लेन की ज़रूरत होती है. मतलब ऐसे समझो कि आपको एड्रेस बताना है. ठीक है, आपके घर का एड्रेस है, तो उसके लिए क्या नेसेसरी है, आप अपने एड्रेस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करोगे. आप ये इंक्लूड करोगे कि आपकी कॉलोनी क्या है, ये सब कुछ इंक्लूड करोगे कि आपकी कॉलोनी क्या है, आपकी सिटी क्या है, आपकी स्टेट क्या है, आपका हाउस नंबर क्या है. ये सब एक एड्रेस के अंदर होना ही चाहिए. इसी तरीके से एक पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए आपको एक कार्टेशियन प्लेन की ज़रूरत है जिसके अंदर एक्स एंड वाई एक्सिस होगा. अभी हम सिर्फ 2D शेप की ही बात कर रहे हैं. तो देखो, हम एक ऐसे ही प्लेन बनाते हैं. मैंने लेट सपोज यहाँ पे एक पॉइंट लिया P. ठीक है, एक पॉइंट लिया P एंड दूसरा पॉइंट लिया Q एंड इसका मुझे निकालना है. देखो, इसकी पोजीशन बेसिकली क्या होगी, OP वेक्टर एंड इसकी होगी OQ वेक्टर. आई होप आपने पहले वेक्टर ये पढ़ा हुआ होगा. अगर नहीं पढ़ा है तो पहले उससे जाकर पढ़िए, बिकॉज अदरवाइज़ आपको ये काइनेमैटिक शुरू नहीं करना चाहिए अभी. दिस इज़ y एंड दिस इज़ x. ठीक है. तो देखो, यहाँ पर OP वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P. यहाँ पर OP वेक्टर क्या बता रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P. ठीक है. तो कार्टेशियन प्लेन रिक्वायर्ड होता है किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए. तो आप यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट. ठीक है. देन अब हम 2 एक्सिस बनाएंगे, 2 कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे एंड उसके अंदर सेम पॉइंट्स की पोजीशन देखेंगे. तो मैंने एक दूसरा कार्टेशियन प्लेन बनाया. ठीक है. एंड इसका एक्स एक्सिस ये ले लिया. ठीक है. सो मैं इसका नाम दे दूँ y डैश एंड ये x डैश एंड दिस इज़ o डैश. तो देखो, यहाँ से पॉइंट P की पोजीशन क्या हो जाएगी, O डैश P हो जाएगी, O डैश P वेक्टर. एंड यहाँ O डैश से O डैश Q वेक्टर इसकी पोजीशन हो जाएगी. तो मैं इसे कैसे लिखूँ, O डैश Q. ठीक है. तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है बेसिकली कि पोजीशन ऑफ अ वेक्टर चेंजेस इफ़ कार्टेशियन प्लेन इज़ चेंज्ड. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ अ वेक्टर चेंजेस, पोजीशन वेक्टर चेंजेस इफ़ कार्टेशियन प्लेन इज़ चेंज्ड. ओके. सो ये हमारा पोजीशन वाला टॉपिक था. नाउ अब हम मोशन की एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं. मोशन क्या है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन
with respect to an observer if its position changes with respect to that observer as time passes. It means motion एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई भी बॉडी मोशन में है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, जैसे इमेजिन करो कि अभी आप बैठे हुए हो एंड आपके सामने आपकी मम्मी बैठी हुई है, तो आपके लिए आप दोनों ही रेस्ट में हो, लेकिन अगर अर्थ के बाहर से स्पेस में से कोई आपको देख रहा है, तो क्या आप उसके लिए रेस्ट में होगे या फिर मोशन में होगे? आप उसके लिए ऑब्वियसली मोशन के अंदर होगे। एंड बट आपके रिस्पेक्ट में आपकी जो मम्मी है वो रेस्ट में है, बट कोई स्पेस से कोई एस्ट्रोनॉट देख रहा होगा तो वो मोशन में ही समझेगा। तो मोशन एंड रेस्ट रिलेटिव होते हैं, ये कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, ये रिलेटिव होते हैं, ये दूसरे के रिस्पेक्ट में ही हम देखते हैं। कोई ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में ही बॉडी को मोशन या फिर रेस्ट में कहा जाता है। सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट पूरा कंप्लीट हो गया है। तो हमने देखो 8 पॉइंट्स की बात करी थी, पोजीशन की, डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस वगैरह की। तो पोजीशन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। सो हेडिंग डालेंगे डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की दो डेफिनेशन एक्चुअली, दैट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर में चेंज आना, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या ये कह लो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का सबसे ज़्यादा छोटा पार्ट, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। एंड डिस्प्लेसमेंट के कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट्स डायरेक्शन इज़ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन। एंड इसकी डायरेक्शन कहाँ से होती है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। ठीक है, नाउ एक ग्राफ बनाओ एंड ये अब दो पॉइंट्स हमने ले लिए P एंड Q। ठीक है, ये P एंड Q वेक्टर हो गया। ये सपोज करो कि P के ऊपर एक चींटी बैठी हुई है एंड वो Q पॉइंट पर जा रही है कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े चल के। ठीक है, इस पॉइंट पर वो जाकर बैठ रही है एंड ये तो पता ही है ये OP वेक्टर होगा एंड ये OQ वेक्टर होगा। ठीक है, तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? चींटी कैसे जा सकती थी? अगर वो अक्लमंद होती तो वो कुछ सीधा सीधा नहीं जा सकती थी, लेकिन उसमें अकल की कमी थी, दैट्स वाई वो ऐसे इतना घूम घूम कर गई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? जो ये मैंने रेड कलर से दिखाया है। अब चेंज इन पोजीशन वेक्टर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये पूरे इसकी हेडिंग डालकर लिखना, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। जो ये मैंने पहली डेफिनेशन लिखवाई थी ना डिस्प्लेसमेंट की, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, हम उसे ही प्रूव कर रहे हैं अभी, उसके थोड़ी फील ला रहे हैं। ठीक है, तो देखो डी वेक्टर अब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट को मैंने कैपिटल D से देख लिया। ठीक है, तो डी वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्योंकि देखो चेंज मैंने क्या बताया, चेंज क्या होता है? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। चेंज की खुद ही ये डेफिनेशन होती है, फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस को ही हम चेंज कहते हैं। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर हम निकाल रहे हैं, देन फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर मेरा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ठीक है, अब देखो डी वेक्टर इज इक्वल टू PQ है, यही तो मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला है। तो ये PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, OQ वेक्टर माइनस OQ वेक्टर। देखो इसकी फाइनल पोजीशन क्या है? Q पर ये जा रही है, चींटी P से जाके Q पर जा रही है। ठीक है, तो ये OQ वेक्टर इसकी फाइनल पोजीशन है एंड माइनस कर रहा है उसकी इनिशियल पोजीशन को, OP वेक्टर को। तो मेरा D का फॉर्मूला बेसिकली क्या निकला है? OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। इट मीन्स फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब देखो हमने ये पहले डेफिनेशन की फील ली है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। हम देखो इसे ट्राइंगल लॉ से भी देख सकते थे। ट्राइंगल लॉ हमने ये डायरेक्ट चींटी ऐसे है, देखो ऐसे जा रही है, देन इस तरीके से जा रही है एंड जो रिजल्टेंट है, एक मिनट, एंड जो रिजल्टेंट है वो अपोजिट ऑर्डर के अंदर होगा। देखो जैसे इस ट्रायंगल को कैसा होना चाहिए था? ऐसे, ऐसे एंड ऐसे, बट ये ऐसे नहीं है, ये कैसे है? अपोजिट डायरेक्शन में। एंड ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है? ये ट्रायंगल लॉ फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर जब दो वेक्टर हमारे सेम सीरीज़ में जा रहे हैं, बट जो उसका रिजल्टेंट होगा
वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये टेल टू टेल मिल रहे होंगे। ये सारा हमने वेक्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो ये इससे जाना चाहिए था, इस तरीके से जा रहा है, इसे ऐसे जाना चाहिए था, बट ये जा कैसे रहा है, ये इस साइड से जा रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है। तो हम बाय ट्रायंगल लॉ भी इसे प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसे, बाय ट्रायंगल लॉ। अब ट्रायंगल लॉ हमें क्या कहता है, ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। हम ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर, क्योंकि ओ क्यू वेक्टर हमारा क्या है, रिजल्टेंट है यहाँ पर, एंड ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर का सम हो जाएगा। देन मैं यहाँ से पी क्यू वेक्टर निकालूँ तो वो क्या आएगा, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। एंड देखो हमने यहाँ पर भी यही निकाला था एंड यहाँ पे भी यही निकला है, तो दोनों ही सेम बिल्कुल सही फार्मूला है, बट हमने थोड़ी सी फील लेने के लिए ये शो करा है कि किस तरीके से ये फार्मूला आया है। ठीक है, तो यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, एंड इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट इज मीटर। नाउ डिस्टेंस। अब हम थर्ड टॉपिक पर चल रहे हैं, दैट इज डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, पाथ ट्रेवर्स्ड बाय अ पार्टिकल, बाय अ पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस। क्या पाथ एक पार्टिकल ने ट्रैवर्स्ड किया है, इस जो ये वर्ड इतना भारी भरकम से लिखा हुआ है, मुझे पता है कि इसका मतलब नहीं पता होगा आपको, तो हम इस वर्ड को बिल्कुल फील करेंगे, ये डिस्टेंस होता क्या है इसे फील करेंगे पूरा, तो थोड़ी सी शांति रखनी पड़ेगी इसके लिए। तो देखो, पाथ ट्रैवर्स्ड बाय अ पार्टिकल इज नोन एज डिस्टेंस, इट डिपेंड्स ऑन पाथ एंड इट्स एसआई यूनिट इज, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, दैट इज मीटर ऑब्वियसली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने ऐसे कोई भी चींटी है, चींटी या कोई इंसान कह लो, वो इस तरीके से घूमकर चला है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर चला है। ठीक है, एंड ये उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, एंड डिस्प्लेसमेंट फिर यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट पाथ तो मुझे यही दिख रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा, शॉर्टेस्ट पाथ यही है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वो तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, मैं एक एक सेंटीमीटर का स्केल लूँ, इसे नाप लूँ, बस हो जाएगा फिर। बट अगर मुझे इसका निकालना है, देन मैं एक एक सेंटीमीटर का स्केल लूँ एंड इसे इतने टाइम्स इसे मेज़र करूँ, एक एक सेंटीमीटर करके मैंने इसे मेज़र कर लिया, एन टाइम्स मैंने इसे मेज़र करा है, कितने टाइम्स, एन टाइम्स मैंने इसे मेज़र किया है, इसकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, एंड दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, ये जो रेड कलर से दिखाया है ये तो डिस्प्लेसमेंट है, एंड ये क्या है, ये है टोटल डिस्टेंस जो एक पार्टिकल ने ट्रैवल किया है। तो पाथ ट्रैवर्स्ड बाय अ पार्टिकल, एक पार्टिकल ने कितना पाथ ट्रैवर्स्ड किया है, देखो एन टाइम्स ट्रैवर्स किया है। थोड़ी सी फीलिंग आई। डिस्टेंस यहाँ क्या होगा, डिस्टेंस n सेंटीमीटर होगा यहाँ पे, n सेंटीमीटर, क्योंकि हमने सेंटीमीटर का स्केल लिया था, एंड डिस्टेंस सभी को पता होगा दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डालकर लिखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज़ नहीं करेगा, कि अगर टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस कम हो रहा है, ऐसा इम्पॉसिबल है, कभी भी ऐसा नहीं होगा। देखो कैसे ग्राफ के उससे मैं दिखाऊं, ये है, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये डिस्टेंस, एंड ये है मेरा टाइम। टाइम कभी भी डिस्टेंस एंड टाइम का ग्राफ ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि टाइम बढ़ता जा रहा है एंड जो डिस्टेंस है वो मेरा नीचे जाता जा रहा है। ये तो ऑब्वियसली मतलब थोड़ा लॉजिक लगाओ, टाइम बढ़ रहा है एंड डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस तो बल्कि बढ़ेगा ही ना, टाइम बढ़ रहा है एंड डिस्टेंस बढ़ेगा ही। ऐसा नहीं होगा कि टाइम चल रहा है, ये तो हो सकता है कि टाइम बढ़ता जा रहा है एंड डिस्टेंस एक कांस्टेंट है,
ऐसा हो सकता है कि मैं बस एक जगह खड़ी हुई हूँ एंड टाइम बढ़ता जा रहा है, बट ऐसा नहीं होगा कि टाइम बढ़ रहा है एंड डिस्टेंस मेरा कम हो रहा है। इनफैक्ट वो बढ़ेगा या तो वो कांस्टेंट रहेगा। इसी तरीके का इसका ग्राफ बन सकता है, कभी भी ऐसे नहीं होगा कि टाइम बढ़ता जा रहा है डिस्टेंस कम होता जा रहा है। मतलब ये लिख लो, टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस कम हो रहा है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। एंड टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, ये पॉसिबल है। ठीक है, एंड डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने एक पॉइंट से स्टार्टिंग करी, इस पॉइंट से स्टार्ट किया एंड चल कर एक पार्टिकल इतना ज़्यादा मूव कर रहा है एंड इस पॉइंट पर वो रुक गया। इसके मैंने रेडियस आर ली है, रेडियस आर ये है ऑब्वियसली, एंड इसका ये डिस्टेंस मुझे निकालना है। दिस इज़ आर एंड दिस इज़ द ओरिजिन। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? पहली बात तो डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, दोनों चीज़ें निकालनी है। डिस्टेंस तो बहुत आसान है, ये 3/4 ऑफ द सर्कल है एंड उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 3/4 इंटू 2πr, क्योंकि वो यहाँ पर घूमा है ना, वो बीच में तो नहीं कूद रहा है ना, इसलिए हम एरिया इंक्लूड नहीं करेंगे, उसका पेरीमीटर इंक्लूड करेंगे। देन कितना आ गया? 3/2πr, उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा है। नाउ डी वेक्टर, डी वेक्टर का मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट देखो मैंने बताया था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मतलब अगर मैं इसे ले लूँ r_i एंड ये हो जाएगा r_j। मतलब ये इमेजिन करो, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया -y एक्सिस एंड ये हो गया +y एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये r_i माइनस r_j। अब देखो डी वेक्टर किसके इक्वल होगा? आर वेक्टर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन, ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी एंड ये उसकी फाइनल पोजीशन थी। तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन में क्या है? r_j, r_j। एंड ये ध्यान रखो y कौन सा है? -y वाला है, तो -j हम यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -j लिखेंगे। देन -r_i, एंड यहाँ पे मैंने r की वो बड़े वाले r की वैल्यू ले ली। ठीक है, तो देखो डी वेक्टर का आंसर क्या आ जाएगा? डी वेक्टर इज इक्वल टू, हम इसे थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में लिखना चाहे तो i को आगे लिख देंगे एंड -r_j। इसका डिस्प्लेसमेंट हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, एंड डिस्टेंस तो हमने पहले निकाल ही लिया था, दैट इज़ पॉजिटिव 3/2πr। नाउ थोड़ा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन। दैट इज़ मेरे पास एक सर्कल है एंड यहाँ पर ये पॉइंट लिया, ये r है, डायरेक्शन इनकी साइड है। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है एंड इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। सो सबसे पहले मैं अगर इस पॉइंट का निकाल लूँ तो कुछ ना कुछ मुझे हेल्प मिल जाएगी इस पॉइंट का। चलो हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? r cos थीटा एंड r sin थीटा आया। किसी को समझ आई मैंने कैसे लिखा? नहीं समझ आया तो हम बताते हैं। मैंने इसका x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट निकाल लिया, इस थीटा का मैंने x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट निकाला है। ठीक है, ये r cos थीटा एंड r sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने r इनिशियल एंड r वेक्टर फाइनल पोजीशन। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल से इनिशियल की तरफ होता है कि इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल की तरफ, बट उसके फॉर्मूले में लिखा जाता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा? इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल है एंड दिस इज़ फाइनल, तो ये मेरा है डी वेक्टर। ये क्या है? डी वेक्टर है ये। तो डी वेक्टर इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू r वेक्टर फाइनल माइनस r वेक्टर इनिशियल। मुझे r वेक्टर फाइनल निकालना है, क्योंकि देखो ट्रायंगल लॉ से अगर हम देखेंगे तो ये इस साइड
एक कॉन्टिन्यू सीरीज़ में जा रहा है, ये सीधा जा रहा था, ऐसे मुड़ गया, बट ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनना चाहिए था, बट ये इस साइड बन गया है। बेसिकली ये हमारे ट्रायंगल लॉ को फॉलो कर रहा है एंड रिजल्टेंट इसके हिसाब से क्या होगा, आर एफ रिजल्टेंट हमारा होगा। तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। तो ये क्या हो जाएगा, आर आई कैप, मुझे आर आई आर आई कैप हो जाएगा एंड ये इसके इक्वल। अब डी वेक्टर मुझे निकालना है, डी वेक्टर आर कॉस आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ये तो इसकी वैल्यू मैंने लिख दी, देन माइनस आर वेक्टर आई की वैल्यू दैट इज़ आर आई कैप, देन डी वेक्टर क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा माइनस आर आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ये हो गया। तो ये मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया इस फिगर का। नाउ मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता ही है सभी को, बस अंडर रूट आर कॉस थीटा माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर डैट इज़ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ, देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देन प्लस 2 आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस थीटा। ये कितना आ गया, आर स्क्वायर दिस इज़ 1 एंड 2 आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस थीटा। नाउ आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैं 2 आर स्क्वायर कॉमन लूँ तो क्या निकलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा एंड वी नो डैट 2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दिस इज इक्वल टू दिस। तो अब मैं अगर इसे मल्टीप्लाई करूँ देन क्या आएगा, 4, या फिर आप इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो दिस वुड बी द आंसर। अगर आप इससे आगे सॉल्व करना चाहते हैं देन आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ रूट अगर हम हटाएंगे तो आर ही सिर्फ खाली बाहर निकलेगा एंड बाकी पूरा ये रूट में रह जाएगा, ठीक है। नाउ 4th पॉइंट है हमारा दैट इज़ वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। तो देखो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, इस तरीके से। इसकी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी 2 टाइप की होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। तो पहले लिखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये किसके इक्वल है, मतलब इसकी डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितने टाइम से, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है उसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। देखो जैसे मैं एक फिगर बनाऊं लाइक हेयर एंड एक इंसान है, ये आगे जा रहा है। तो क्वेश्चंस के अंदर देखो कई बार ये पूछा जाता है कि इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, तो वो बताना है हमें। नाउ अब देखो फिज़िक्स के अंदर हम एक लॉजिक लगाते हैं, इसके आसपास की हम 2 ऐसे समझ लेते हैं, इसके आसपास की वैल्यूज़ थोड़ा सा डिस्टेंस समझ लेते हैं एंड हम ये मानकर चलते हैं कि इतना छोटा सा हम ये डिस्टेंस ले रहे हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा सा हम ये ले रहे हैं कि इसके अंदर इसकी स्पीड कांस्टेंट ही होगी एंड हमें 2 पॉइंट्स की तो ज़रूरत होती ही है एक वेलोसिटी के बारे में जानने के लिए। अब हमारे पास तो एक ही पॉइंट दिया हुआ है, हम इसके बराबर में 2 पॉइंट्स, ये हमारे फिज़िक्स के लोगों को पता होता है बट कोई ऐसे बताता नहीं है कि हम ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, अदरवाइज़ वो कॉन्सेप्ट यही लगा रहे होते हैं
अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आपको तो सिर्फ डायरेक्टली फार्मूला दे दिया जाएगा किताबों के अंदर, डी एक्स वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर, लेकिन ये आया कैसे, मतलब डी एक्स हमने लिखा कैसे। जिसने ये डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा होगा उसे थोड़ा सा समझ आ रहा होगा। डी एक्स हमने क्यों लिया है, बहुत ही ज़्यादा छोटा सा पार्ट हमने लिया है, एंड हम ये इमेजिन करके चल रहे हैं कि इतना ज़्यादा छोटा हमने पार्ट लिया है कि उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आया ही नहीं होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट हमने बहुत छोटा सा लिया है, तो डी एक्स हमने इसे मान लिया। एंड डेफिनेशन में हमें क्या लिखा हुआ था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने टाइम भी अब इतने से डिस्प्लेसमेंट में हम देख रहे हैं, बिल्कुल इतने से डिस्प्लेसमेंट में, देन इसके अंदर टाइम भी तो बिल्कुल छोटा सा लगा हुआ होगा, तो डी टी, ठीक है, तो इसका क्या होगा, डी एक्स वेक्टर अपॉन डी टी, तो ये हमारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी जैसे वही इंसान इस तरीके से आगे दौड़ रहा है, ठीक है, एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अब बहुत बड़ा हमने वो ले लिया है, बेसिकली हमें अब वेलोसिटी इतने बड़े डिस्टेंस के अंदर डिस्प्लेसमेंट में बतानी है इतने, तो ये हमने टाइम t1 मान लिया, यहाँ पे टाइम t2 मान लिया, ये x1 पॉइंट एंड ये x2 पॉइंट, एंड यहाँ पर उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। देखो भागते भागते कोई इंसान उसकी स्पीड चेंज करती रहती है, पहले वो बहुत एनर्जी से भाग रहा होगा, देन एट द एंड वो थोड़ा उसकी एनर्जी लो होगी एंड वो धीरे भागने लगेगा, तो इतने बड़े डिस्प्लेसमेंट के अंदर उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली वो चेंज हुई होगी। तो हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, वेलोसिटी एवरेज निकालते हैं, ठीक है, वेलोसिटी एवरेज, एंड यहाँ पर हम इसके अंदर हम बिल्कुल इंस्टेंटली क्या वेलोसिटी है, बिल्कुल इसी पॉइंट पर इसकी क्या वेलोसिटी है हम वो निकालते हैं, ठीक है। बिल्कुल हमने एक छोटा सा पार्ट लिया उसके डिस्प्लेसमेंट का, जो भी वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, बिल्कुल छोटा सा पार्ट लिया उसका, एंड उससे विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखा, तब हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलेगी। एंड हम ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज का x2 माइनस x1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1, कुछ अच्छे तरीके से लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा x वेक्टर अपॉन डेल्टा t वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होगा। इन हायर क्लासेस यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस फार्मूला ऑल्सो इन योर क्लास 12th मैथ्स बुक। तो x to 1 का मतलब यहाँ पर क्या है, अप्रोचिंग टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो के बिल्कुल नियरर ये आपको वैल्यू देगा। अब हम स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड है बेसिकली आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है एंड एवरेज स्पीड होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डिस्टेंस में क्या चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। स्पीड एंड वेलोसिटी को आप थोड़ा सिमिलर मान सकते हैं, बस यही डिफरेंस होता है कि वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन होती है बट स्पीड के अंदर डायरेक्शन नहीं होती है। तो यहाँ पर भी हम एक छोटा सा dx लेंगे एक, ठीक है, एंड यहाँ इंस्टेंट स्पीड इसकी क्या होगी dx बाई dt, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता था dx वेक्टर बाई dt। तो बस इस वेक्टर को हम नहीं लिख रहे हैं, जस्ट dx बाई dt लिखते हैं। नाउ एवरेज स्पीड को हम थोड़ा फील करके देखते हैं। तो पहले फॉर्मूला देख लो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, जो भी उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है एंड अपॉन में टोटल टाइम। तो यहाँ पे जैसे एक इंसान है एंड वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करके गया है, तो ये उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया। हमने टोटल डिस्टेंस को लेट सपोज इसे हमने L मान लिया, ठीक है। नाउ वो डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ये होगा, वो इस ऐसे डायरेक्ट भी तो जा सकता था लेकिन उसका मन नहीं किया, वो तो ऐसे गया, तो डिस्टेंस इसका क्या है, ये L है, एंड टोटल टाइम को हम T से दिखा देते हैं, तो L बाई T, ठीक है। एंड एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आपको पता है वेक्टर D बाई T हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो नोट करके अब ये लिख लो कुछ 2 पॉइंट्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटली जो वेलोसिटी आपकी होगी उसका मैग्नीट्यूड इंस्टेंट स्पीड के बराबर होगा, ठीक है। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड, मतलब उनकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, ठीक है। सो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। सो दिस वाज योर लेक्चर नंबर 1 ऑफ द चैप्टर काइनेमैटिक्स, चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 11th फिजिक्स।